हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल और हमारी प्यारी सी क्लास में। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो मैं लेकर आया हूं अपनी कंसेप्ट किंग सीरीज से रिलेटेड, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एपी का पूरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने हमारा एपी का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज का सेशन आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कुछ में हम कंसेप्ट सीखते हैं और कुछ में क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हमारी एनसीईआरटी के, जो हमारे बोर्ड एग्जाम ऑफ पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके 2024 में जो अपना बोर्ड होने वाला है उसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस जो बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर कराते हैं और अपने आप में एक बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जामिनर के देने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, लेकिन इससे पहले अपन आपको कुछ कंसेप्ट रिकैप करा देना चाहेंगे, कुछ फॉर्मूलाज जिन बच्चों ने देखे हुए हैं बहुत ही अच्छी बात है, जिनको आता है फॉर्मूले याद हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है या फिर फॉर्मूला नहीं है उनको आता है, तो प्रीवियस वीडियो को वॉच करना मेरे भाई और रिवाइज करके आना। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर आपको रिकैप कराऊंगा, जिन बच्चों को आता है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था वो सब क्या देखा था। पहली बात हमने देखा था कि एपी बनाते कैसे हैं, फिर हमने एपी का फर्स्ट टर्म बताया था क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बताया था क्या होता है, इसी के बेसिस पे हम कैसे एपी का nth टर्म फाइंड करते हैं, यानी an का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है जहां पे n नंबर ऑफ 10 टर्म्स होता है। an तुम्हारा वो टर्म्स होता है जो टर्म्स हमें पता होता है या फिर हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में दिया होगा n की वैल्यू पूछ लेगा, कभी कभी हमें ये फाइंड करना होता है। इसी को अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं, हमने बताया था। इसके बाद अपन ने सम का फॉर्मूला पढ़ा था, तो एपी के सम का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा हुआ था वो क्या था मेरे भाई, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n/2। ठीक है, यहां से हमने क्या पढ़ा था, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमने एपी के सम का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। जब हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते थे, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड किया और प्लस का 1 कर दिया, है ना। यही तो करते थे। ये कब हम करते थे, जब हमें nth टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो और d गिवन हो। और हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता भी रखा है मेरे भाई कि जब भी आपको कोई भी एपी फाइंड करनी हो, तो अगर आपको उसका फर्स्ट टर्म गिवन है और आपको उसका कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो वहां से आप कुछ भी, ठीक है, फाइंड कर सकते हो। ये चीज आपने बताई थी। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट है जो नोट कर लेना। अब क्वेश्चन के साथ साथ अपन कंसेप्ट और फॉर्मूले सारे यूज करते हुए चलेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 डॉट 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 इज 80 माइनस का 81 ऑल्सो इज एनी टर्म ऑफ ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यानी मैं समझाता हूं आपको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि आपको एक एपी गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एपी आपको क्या गिवन है, 21, 18, 15, इस तरीके से आपको एक एपी गिवन है मेरे भाई। ठीक, बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाले बच्चे भी बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का ऐसा है जिसकी वैल्यू -81 है। ठीक है, आपको ये टर्म का प्लेस बताना है कि ये कौन से प्लेस पे ऐसा टर्म है हमारा जिसकी वैल्यू -81 है। ठीक है, दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, मतलब कि कौन सा ऐसा टर्म है जो क्या इस एपी का 0 भी हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने आंसर का रीजन बताइए, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ये एपी दी हुई है और हमसे बोल रहा है कि
81 क्या इस एपी का टर्म है, और है तो कौन सा टर्म है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो अपन क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। हम क्या लेट करेंगे कि लेट माइनस का 81 इज अ nth टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन गिवन एपी। ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि माइनस का 81 इस एपी का nth टर्म है। और अभी हमने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया ना, तो एज वी नो दैट, यहाँ पे लिखोगे एज वी नो दैट। ठीक है, बढ़िया से स्टेटमेंट लिखना भाई, क्योंकि नंबर जो आपको मिलते हैं ना मेरे भाई, वो इसी के एग्जामिनर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एज वी नो दैट, यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। जहाँ पर an क्या होता है, वही टर्म जो हमारा nth टर्म होता है, a हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, d हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और n क्या होता है बेसिकली उसका प्लेस, कि किस प्लेस पे वो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इस AP से पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो किसी भी AP का जो पहला टर्म होता है वही उसका फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो ये A की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर ये हमारा पहला टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म। जब सेकंड टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें क्या मिल जाता है मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है उनके बीच का। ठीक है, तो 18 में से 21 को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब 18 में से अपन 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -3 का आएगा। ये बात आपको समझ में आई एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी इस नंबर में 3333 सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है, यानी डी की वैल्यू -3 आएगी। ये हमें समझ में आ गया। अब हमने nth टर्म क्या माना है, -81, तो an की वैल्यू हो गई माइनस का 81 इज इक्वल टू a हमारा कितना आया 21। यहाँ पे रखेंगे अपन a की वैल्यू 21 प्लस में। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है और बढ़िया से सारी चीजें आपको दिख रही हैं, कमेंट करते रहिएगा, है ना। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। अब आपको क्या सॉल्यूशन करना नहीं आता, आपको तो बड़े बहुत ही बढ़िया से है ना, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं कैलकुलेशन करना। तो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3n, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो +3 हो जाएगा मेरे भाई। तो -81 इज इक्वल टू 21 -3n + 3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताइए। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो -81 इज इक्वल टू, यहाँ से बात करें तो ये 21 और +3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे -3n हो जाएगा। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, तो -81 और जब ये इधर से इधर आएगा तो ये भी -24 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ पे +24 है, इधर आएगा -24 हो जाएगा, इक्वल टू में -3n। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं। ठीक है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -105 इज इक्वल टू में -3n। ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई क्या। तो यहाँ पर अगर अपन n की वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 से मतलब ये जो माइनस का साइन है ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 105 डिवाइड बाई यहाँ पे 3। ठीक है, अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 3 3 × 9 होता है, 1 इधर गया, 3 5 × 15। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 35। n की वैल्यू अपन के पास क्या आ गई 35, यानी हम बोलेंगे देयरफॉर, ठीक है, -81 इज अ 35th टर्म ऑफ गिवन AP। ये बात आपको समझ में आई एकदम बढ़िया तरीके से। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, ये टर्म फाइंड कर लिया। अब हमसे क्या बोल रहा है, क्या 0 भी इसका कोई टर्म होगा, तो हम ये भी मान ले रहे हैं। हम फिर से क्या बोलेंगे, हम फिर से बोलेंगे अगेन लेट 0 ऑल्सो nth टर्म ऑफ n
AP, मतलब इसको भी अगर हम nth टर्म माने, अगेन लेट करें कि 0 हमारा एक nth टर्म है AP का, तो हमें क्या मिलेगा, an की जगह अपन क्या रखेंगे, अगेन 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर an की जगह पर अगेन 0 पुट किया, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, हमारा फर्स्ट टर्म था 21 प्लस का n की वैल्यू कितनी, वही तो पता करनी है ना कि 0 कौन सा टर्म है, -1 इंटू में d कितना है हमारा -3। तो यहाँ से 0 इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3, ये हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया ना, पहले हमने बताया ना किस तरीके से ये -3n -1 में मल्टीप्लाई होगा, बस वैसे ही मल्टीप्लाई किया है ना। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखो, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो -3n प्लस 3, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा हमारा 24, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू 24 माइनस 3n। अब 3n को इधर उठा के ले आओ, तो जब हम 3n को इधर उठा के ले आएंगे तो ये मैं कंसेप्ट इधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 3। अब 24 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 की टेबल में कितनी बार में आता है मेरे भाई, 8 बार में, तो n इज इक्वल टू 8, यानी हम क्या बोलेंगे, हेंस 8th टर्म ऑफ AP इज 0, है ना। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे और यही इस क्वेश्चन का एकदम बढ़िया आंसर आपको मिल चुका है। बात समझ में आई, नोट करिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाओ बच्चा लोग, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने। यहाँ पर बात कर रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP, इतना, यानी आपसे ये बता रहा है कि आप हमें चेक करके बताइए कि आप -150 जो आपको दिया हुआ है ये क्या इस AP का कोई टर्म है, ये चीज आपको पता करनी है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखो भैया। गिवन क्या है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 11, 8, 5, 2, इस तरीके से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि क्या -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन AP, क्या हमारी गिवन AP का ये एक टर्म है। अगर हमें ये पता करना है तो इसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। कभी भी आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि इसको हम क्या मान लेंगे, nth टर्म। समझ में आया। कभी भी आपसे कोई पूछे कि हमें ये बताओ कि हमें ये एक AP दी हुई है और ये एक टर्म दिया हुआ है, ये टर्म क्या हमारी इस AP का टर्म है। अगर कभी भी आपसे ऐसा कोई पूछे तो आपको सिंपल सा आंसर क्या करना है कि जो टर्म आपसे पूछा जाए उसे आपको मान लेना है nth टर्म। nth टर्म मानने का फायदा क्या होगा, वहां से हमें जब n की वैल्यू मिलेगी ना तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा टर्म है। कैसे मिलेगी n की वैल्यू, फॉर्मूले से मिलेगी मेरे भाई। फॉर्मूला पढ़ाया ना प्रीवियस वीडियो में, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो, क्योंकि कंसेप्ट मैं पूरा सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो बढ़िया से कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहां पे बात करते हैं तो हम क्या मानेंगे, लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज माइनस का 150। हमने ये मान लिया कि माइनस का 150 इज गिवन AP का nth टर्म है। ठीक मेरे भाई, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो भाई, अब अगर हम बात करें तो हमें और क्या रिक्वायरमेंट होती है जब हम AP का कोई भी टर्म निकालते हैं, तो हमें जरूरत होती है फर्स्ट टर्म की, जो हमें गिवन AP से मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, 11 मेरे भाई, कोई समस्या। डिफरेंस पता करना होता तो हमने पहले ही बताया, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर दो। तो आगे वाला टर्म है 8, पीछे वाला टर्म है 11, माइनस करेंगे तो 8 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। तो D इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। या फिर अगर किसी बच्चे को मतलब कंफ्यूजन कि 8 में से 11 कैसे गया मेरे भाई, तो आप 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हमें डिफरेंस लेना होता है। तो 11 में से 8 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, और क्योंकि माइनस का साइन बड़ा किसका है, बड़े नंबर यानी 11 का, तो यहाँ पे माइनस आ गया। कोई समस्या मेरे भाई, बेसिक से चलना है, एकदम बढ़िया से समझना है ना। तकलीफ नहीं होने देना है, बिल्कुल अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, क्योंकि मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, परेशान नहीं होना है एकदम। ठीक, तो A मिल गया, D मिल गया, nth टर्म, यानी जब हम nth टर्म इसको माने हैं तो क्या हम इसे an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो अब हमें क्या पता है, फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या पता है? एज वी नो दैट फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी है? -150 इक्वल टू में, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो a है 11 प्लस n की वैल्यू हमें पता करनी है इंटू में d हमारा कितना है? -3। चल रे बच्चा चेक कर, क्वेश्चन का लेवल चेक कर, है ना भाई। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 11 प्लस n माइनस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था ना, -3 का n से करेंगे तो यहाँ -3n और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 150 इक्वल टू में 11 माइनस 3n प्लस का 3। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो -150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस का 3n। अब अगर यहाँ पे बात करें तो इसको इधर लेके आते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ अगर हम बात करें तो -150 माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 3n। अब फिर से इसको ऐड कर लो मेरे भाई, ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 164, वो भी माइनस का, इक्वल टू -3n। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, माइनस से माइनस उड़ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन n की वैल्यू कितनी आएगी? 164 डिवाइड बाई 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है सर, है ना, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एक इधर गया तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, यानी 54.6 इसका आंसर आएगा। और अगर हम ध्यान से बात करें तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एपी का टर्म नहीं होगा। क्या हम किसी भी एपी के टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा एपी का टर्म है जिसकी वैल्यू जो है, जो मतलब कौन से स्थान पे है, मतलब कौन सा पद है? तो 54.6वां पद है। ये कौन सा पद होता है भैया? ये कौन सा टर्म होता है? एपी में ऐसा कोई टर्म नहीं होता है मेरे भाई। तो कभी भी एपी के जो टर्म होते हैं वो एकदम पूरे इंटीजर आते हैं हमारे, कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आते हैं। तो यहां से हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है, फाइनली वी हैव अ कंक्लूजन दैट -150 is not a term of AP। ओके, यहाँ से यही हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया से समझ में आया, नोट करो और क्वेश्चन का लेवल चेक करो, है ना। एनसीईआरटी के ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। नोट करिए इसे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। आई है बहार, कर लो चमत्कार मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, है ना, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर +4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ एपी इज 0? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखिए आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म आपको गिवन है किसी भी एपी का, और आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन हो भाई मेरे वही लिख लो, लिख लो, कोई समस्या नहीं है ना। लिखने में क्या जाता है भाई मेरे, लिखने में नंबर मिलता है, जाता कुछ नहीं है ना। जितना डिटेल में आप एग्जामिनर को समझाओगे उतना ही बढ़िया से वो नंबर देगा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम A3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमने आपको रिप्रेजेंटेशन भी प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो थर्ड टर्म को हम A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमें दिया है +4, क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया है। तो पहला वाला, ये वाला मतलब जो थर्ड टर्म होगा वो पहला वाला नंबर होगा, नाइन्थ टर्म होगा जो सेकंड वाला होगा। और नाइन्थ टर्म को हम A9 से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, तो वो दिया है मेरा -8। कोई समस्या नहीं है। अब आपसे बोल रहा है भैया एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एपी
लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। हमने ये मान लिया कि nth टर्म जो है इस AP का वो 0 है, जिसका थर्ड टर्म प्लस का 4 है और नाइन्थ टर्म माइनस का 8 है। तो यहाँ पर क्या हम an की वैल्यू 0 लिख सकते हैं? बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई, ये चीज़ आप बोलोगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। अब अगर हम थर्ड टर्म को बात करें तो यहाँ से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो हम थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं? थर्ड टर्म को सर क्या आप a + 2d लिख सकते हैं? हम बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी टर्म अगर निकालना होता है तो फर्स्ट टर्म में से जितना टर्म निकालना होता है उससे एक कम करके d का मल्टीप्लाई करके a में प्लस कर देते हैं। बात समझ में आई? बहुत स्पीड में तो नहीं हो रहा है ना? स्पीड में हो तो वीडियो की आप क्वालिटी में जाकर है ना, वहाँ से आप पॉज भी कर सकते हैं, मतलब स्लो भी कर सकते हैं, या आपको धीमा लगे तो आप तेज भी कर सकते हैं। मेरी यही नॉर्मल स्पीड रहेगी ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। ना मैं ज़्यादा तेज चलूँगा ना मैं ज़्यादा धीमे चलूँगा, है ना, मॉडरेट चलूँगा ताकि हर एक बच्चा बहुत ही बढ़िया तरीके से देखे और उसे समझ में आए। तो थर्ड टर्म हमारा a + 2d हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नाइन्थ टर्म को क्या हम a9 को क्या हम a + 8d लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सेशन में मजा आ रहा हो तो इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों में मेरे भाई, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस लेक्चर का मजा ले सकें और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, है ना। तो यहाँ पर थर्ड टर्म हमें +4 दिया है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, थर्ड टर्म की जगह लिखेंगे 4 = में फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं तो इसको ऐसे रखेंगे +2d, ऐसा रख दिया, ठीक। नाइन्थ टर्म हमें -8 दिया तो -8 = में यहाँ से क्या बोलेंगे हम a + 8d। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें अगर कोई भी AP का कुछ भी निकालना है तो हमें चाहिए क्या होता है मेरे भाई, फर्स्ट टर्म और d, यही हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हम सिंपल सा बोल देंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। हम बोलेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, या फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाली इक्वेशन होती है ना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इक्वेशन को तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ -8 है +8 हो जाएगा, यहाँ प्लस का a है माइनस का a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। a से a कैंसिल हो गया, प्लस का 8 और प्लस का 4 हो जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 8 और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 6d। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू निकालें तो यहाँ -12/6 आएगी क्या मेरे भाई? नहीं, बात आपको समझ में आई? अरे भैया ये 6 है माइनस का, ये यहाँ गया तो ये साइन चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 2 = 12, यानी d की वैल्यू हमारी -2 आ गई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक टर्म मिल गया ना AP फाइंड करने के लिए, दूसरा टर्म हमें क्या चाहिए, a यानी फर्स्ट टर्म। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, मैं फर्स्ट में रखता हूं। तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 4 = a + 2 × -2। तो 2 × -2 -4 होगा और इस प्लस के साथ में मल्टीप्लाई होकर -4 बना देगा। तो यहाँ 4 = a - 4, ये हमारी इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 यानी कि 8, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 8, कॉमन डिफरेंस मिल गया d। अब अगर हम बात करें तो हमें ये पता करना है कि कौन सा टर्म 0 है। तो हमने माना nth टर्म 0 है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है ना। वीडियो को पॉज करके नोट करो भैया सब लोग जल्दी से। यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया था, याद है कि नहीं, भूल गए, -2, और a कितना आया था मेरे भाई, a हमारा कितना आया था, 8 आया था प्लस का, ठीक है, ये हमें मिल गया था। अब अगर हम बात करें तो हमें फॉर्मूला पता है, an = a + n - 1 × d होता है। कोई समस्या नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पे an की जगह क्या आएगा, 0, क्योंकि यही तो हमें पता करना है कौन सा टर्म है। a की वैल्यू प्लस का 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है ये हमको पता करनी है, -1 × d की वैल्यू कितनी है, -2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ अगर बात करें तो 0 = 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2n, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 1 = 2, ठीक है। 0 = 8 प्लस यहाँ से अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो -2n, और यहाँ पे प्लस
प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 8 और 2 10 होता है, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ 0 इक्वल टू 10 माइनस 2n होगा। 2n को इधर लेके चले आओ, किधर, इधर लेकर चले आओ। तो ये माइनस का 2n इधर आएगा, प्लस का 2n हो जाएगा। भैया कोई समस्या तो नहीं हो रही किसी को, इक्वल टू 10। ठीक है, समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखना मेरे भाई, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बहुत ही शिद्दत से और बहुत बढ़िया तरीके से दूंगा, है ना। तो यहाँ पे बात करूँ तो 2n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10/2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 5। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, और हमारा आंसर भी जाने अनजाने में निकल चुका है। यही तो पूछा था कि 0 कौन सा टर्म है हमारी एपी का, तो देखिए 5th टर्म है। तो यहाँ से बोलेंगे देयरफॉर 0 इज अ फिफ्थ टर्म ऑफ एन गिवन एपी, मतलब जो भी हमें एपी दी हुई है उसका 5th टर्म हमारा होगा। समझ में आया, कोई समस्या नहीं मेरे भाई, आया ना बढ़िया से समझ में। नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। और सेशन में अगर भैया मजा आ रहा हो तो सेशन को लाइक करके शेयर कर देना, है ना। बस आप लोगों का एक शेयर, एक लाइक ही हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ना। जब आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पसंद करते हो, देखिए आप जब लाइक करते हो चीज़ों को और उसको शेयर करते हो तो मुझे भी लगता है कि हाँ बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो और लाइक जरूर किया करो। ठीक है, और भी अगर आपको और भी चीज़ें अपनी एक्सप्रेशन या अपनी दिल की बातें शेयर करनी हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं ना, कोई भी तकलीफ नहीं है यहाँ पर। चलिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि एपी का कौन सा टर्म है, ये हमको गिवन एपी है, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमें एपी दी हुई है, एपी का नाम है क्या 3, 15, 27, 39 इक्वल टू ... ये हमारी एपी है सर, ये एपी का नाम होता है। अच्छा, यही तो एपी होती है ना। तो आपसे बोल रहा है कौन सा टर्म है जो 54 से 132 ज्यादा है। हम फिर से लेट करेंगे, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। कोई समस्या नहीं मेरे भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये an क्या है 132 ज्यादा है किससे 54 टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे a54, है ना। यही चीज हम लिख सकते हैं कि an की वैल्यू 54th टर्म से 132 ज्यादा है। बस यही हमसे स्टेटमेंट में बोला गया था जो हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है an को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d लिख सकते हैं, यही तो लिखते हैं an को। और यहाँ पे अगर हम लिखे तो इसको क्या लिखेंगे 32 प्लस a54 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 53d, यही तो लिखते हैं ना, यही लिखते हैं ना। और ये कैसे आता है, इसी से आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54 टर्म पूछा तो 54 n की जगह 54 रखोगे तो 54 में से -1 होगा तो 53 बचेगा और यहाँ पे 53d आ जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है ना। तो मज़ा आ रहा है तो मैं फिर से कहूँगा मेरे भाई वीडियो में लाइक भरमार तरीके से कर दो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने बताया अगर इक्वल टू में आपको कोई भी सेम टर्म टिक जाए सेम साइन के साथ तो हम क्या करते हैं उसे कैंसिल कर देते हैं। तो a से a
कैंसिल हो गया, है ना। तो हमें फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, ठीक है। हमें चाहिए क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मिलता है, जब हम T2 में से T1 माइनस करते हैं, है ना। सोनू के T2 की स्वीटी, वो नहीं करना है मेरे भाई। T2 का मतलब सेकेंड टर्म, है ना, और T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो T2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या है हमारा 15 और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमें कितने का मिल जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 12 का। कोई समस्या, यानी कि यहाँ पर जितनी भी AP लिखी हुई है इसमें सब में 12-12 का डिफरेंस है मेरे भाई। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सा टर्म है जो 132 मोर देन है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता करनी, तो n-1 इंटू डी कितना है 12 इक्वल टू में 132 प्लस 53 इंटू 12। कोई समस्या। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12n-12 इज इक्वल टू 132 प्लस का, अच्छा यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 12 कॉमन भी मिल जा रहा है ना। अगर ध्यान से देखो तो 132 से हमें 12 कॉमन मिल जाएगा। अगर हम इसे 12 से काटें तो 12 1 12 और 12 1 12 यानी कि 11 बार में ये चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 12 कॉमन लें या हम बोले इसमें 12 से डिवाइड लगाएं तो यहाँ पर कितना आएगा 11 प्लस का 53। कोई समस्या नहीं मेरे भाई, है ना, नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई ना। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको n-1 ऐसे ही रखो, क्योंकि हमें रखने से एक फ़ायदा मिलेगा। देखिए क्या फ़ायदा मिलेगा, ये 12 से ये 12 सीधे सीधे उड़ जाएगा, दिख रहा है ना साफ साफ। हाँ तो अब देखिए n-1 इक्वल टू में 53 प्लस 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू 64, तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 65 आ जाएगा। मेरे भाई समझ में आया एकदम। तो यहाँ से देखिए एकदम ध्यान से, ये क्या आ रहा है आपका, यही तो हमें पता करना था कि ये क्या है, कौन सा ऐसा टर्म है जो 54 से 132 मोर देन है। तो इसका इस AP का जो 65th टर्म होगा यानी कि 65वां पद होगा, वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, therefore 65th term of an AP is 132 more than, ठीक है, more than 54th term, ठीक है। क्या आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं अच्छे तरीके से। मार्कर थोड़ा हल्का हो गया, हम इंक डाल देते हैं इसमें ना, आप लोग नोट करिए इसे बढ़िया तरीके से। तो चलिए बच्चा लोग, अब अपन देखने वाले अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम, बड़ी ही प्यारी सी वर्ड प्रॉब्लम और आसान सी वर्ड प्रॉब्लम आपको दी हुई है। और जो बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से डरते हैं तो भैया बिल्कुल भी डरो नहीं, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो बोर्ड एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम देगा ही देगा, है ना। और वर्ड प्रॉब्लम आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मैथ पढ़ते रहोगे, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उनको भगाना है, मतलब उनको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है रमिका सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। मतलब कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर रमिका एक लड़की है जो क्या करती है, एक ईयर में पहले वीक से वो सेविंग करना स्टार्ट करती है और फर्स्ट वीक वो ₹5 सेव करती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रमिका सेव फर्स्ट वीक कितना रुपए सेव करती है भैया, तो ₹5 सेव करती है। कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही है। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा। बोला जा रहा है देन इंक्रीज, ठीक है, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी कि वो क्या करती है, अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है। पहले हफ्ते उसने ₹5 बचाए, अब अगले हफ्ते से वो अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है, कितना 1.75 रुपीज इंक्रीज पर वीक ऑफ हर सेविंग्स। बोला जा रहा है हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, ठीक है। देन फाइंड एंड, ये हमने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जो आपके
एग्जाम में ज़रूरी है लिखने, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब वो nth टर्म तक इस सेविंग को करती है, कितने टर्म तक, nth वीक तक हम बोलेंगे, nth वीक की जो सेविंग उसकी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 20.75 रुपीज़ निकल के आती है। और किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वही तो होता है ना, उस एपी की an की वैल्यू वही तो होती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एपी बनाते हैं, आइए एपी बनाते हैं। तो यहाँ हमसे बोला पहले हफ्ते जो उसने सेविंग की है वो 5 रुपए की है, तो फर्स्ट टर्म 5 हो गया। सेकंड टर्म उसने क्या किया है, अपनी सेविंग में इतना रुपए इंक्रीज किया है, यानी कि जो सेकंड टर्म की उसकी सेविंग आएगी वो कितनी आएगी, तो इसमें 5 में 1.75 ऐड करेंगे तो 6.75 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 6.75 में अगला टर्म हमें निकालना है तो क्या आएगा, 8.50 आएगा। कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते वो कहाँ तक करती है, nth टर्म तक अपनी सेविंग करती है। और जब वो nth टर्म वीक की सेविंग देखती है तो वो 20.75 रुपए निकल के आता है। तो ये हमारी an की वैल्यू हो गई। कोई समस्या। अब हमसे बोला जा रहा है कि n की वैल्यू बताओ, मतलब वो कितने वीक तक सेविंग करती है ये हमें बताना है। बहुत ही आसान है, हम क्या जानते नहीं है, इतनी देर से आपको यही तो बता रहे हैं। an का फॉर्मूला है ना, यानी nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू निकालने के लिए a चाहिए, d चाहिए, an चाहिए। तो देखो हमें AP से क्या मिल गया, a की वैल्यू 5 मिल गई। अच्छा, अब हम अगर आपसे बात करें तो कोई भी सीरीज जब कोई लगातार तरीके से बढ़ती थी या लगातार तरीके से घटती थी, तो जो चीजें हम लगातार बढ़ाने के लिए उसमें ऐड करते थे वही तो होता था उसका डिफरेंस। तो यहाँ हम लगातार तरीके से ऐड क्या कर रहे हैं, 1.75। तो यहाँ डी ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका 1.75 हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1.75। ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास है या फिर आप मतलब उसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्या करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया यही होने वाला है ना। सर जी सही बता रहे थे, कभी कभी गुरुदेव की बात को ठुकराना नहीं चाहिए, है ना, लंबे चले जाते हैं हम लोग, लंबे से प्रोसेस करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए an की वैल्यू हमें कितनी दी है, 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75। कोई समस्या नहीं मेरे भाई। अब यहाँ देखिए 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1.75 n, ठीक है, माइनस का 1.75। कोई समस्या नहीं। तो 20.75 प्लस इक्वल टू 5, और यहाँ पर देखिए 5 में से जब 1.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए बच्चों की तरह एकदम हम बढ़िया से बताएंगे आपको जीरो से। तो देखिए 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5.00, होल नंबर होल के नीचे, डेसिमल नंबर डेसिमल के नीचे, सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा क्योंकि यहाँ 0 है तो कैरी लिया है ना। यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो क्या हमारे पास जो वैल्यू आई इसको सब्ट्रैक्ट करने की, इसको करने के बाद तो 3.25 आई और प्लस का 1.75 n, ये हमारा ऐसे चल रहा है, चलने तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कांस्टेंट एक तरफ कर लो, तो 20.75 में अगेन ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 3.25 कर देंगे, कोई समस्या नहीं। इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1.75 n। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको बढ़िया से समझ में आई। अब 20.75 में से 3.25 घटाना, ये भी हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। बच्चे लोग जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है एकदम बढ़िया से यहाँ देखिए, और डायरेक्ट भी हम सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हमको सिखाना है भाई, आपको हमको थोड़ा सॉल्व करना है, आपको सिखाना है ना। तो सिखाने के लिए तो एकदम बढ़िया से चलना है। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, हाँ 5 बचेगा पॉइंट। यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे आएगा 1, तो हमारे पास कितना बचा 17.50 इक्वल टू में 1.75 n। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो n इक्वल टू कितना आता है
तो 17.50 डिवाइड बाई 1.75। तो यहाँ से देखिए दो नंबर के पहले यहाँ भी दशमलव, दो नंबर के पहले यहाँ भी दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये यहाँ से कितनी बार में चला जाएगा मेरे भाई, तो 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी हम बोल सकते हैं कि उसने 10 हफ्तों तक सेविंग की है, यानी n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n = 10। यही हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, उसने 10 हफ्तों तक सेविंग की, तब उसका जो 10वें हफ्ते का जो सेविंग आई वो इतनी आई। तो आई होप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।